गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एसएससी एमटीएस बैच में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो आप लोगों के लिए आज भी जनरल स्टडी से रिलेटेड हम प्रश्न को लेकर आए हैं और जनरल स्टडी से रिलेटेड यहाँ पे इस चैनल पर डेली आप लोगों की क्लासें हो रही है। इंग्लिश की भी क्लास चल रही है और जनरल स्टडी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको मैं इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस के रूप में आप सभी साथियों के लिए करा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकेगा आप लोग शेयर करने में ज़रूर मदद कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रश्न का लेवल को देखिए। जो भी प्रश्न लिए हैं कुछ प्रीवियस के प्रश्न लिए हैं और कुछ चुनिंदे प्रश्नों को लिए हैं जो एसएससी एमटीएस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और सारे प्रश्नों को हम इतना अच्छे तरीक़ा से बेहतरीन तरीक़ा से समझाएंगे जो आपके एग्जाम में बनेंगे और आप लोग को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिए फर्स्ट नंबर। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि जो फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है। प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है तो इसकी भी कोई लिमिट सीमा नहीं होती है। यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग हॉकी के खेल के बारे में समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो इस बातें को हम अभी से अभी आप लोग को कुछ ही देर में अभी बताएं हैं, जस्ट ही बताएं कि कोई सीमा नहीं होती है। इसमें कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं तो 11 खिलाड़ी भाग लेते हैं। हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं दोस्तों? तो हॉकी के खेल में 11 खिलाड़ी भाग लेते हैं। समझ में आ गया। ये जो मैच चलता है हॉकी का ये कितने मिनट के लिए चलता है? तो ये मैच 60 मिनट के लिए चलता है। अगर कोई भी आप लोग से पूछेगा हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं तो आप लोग फट से बताइएगा 11 खिलाड़ी भाग लेते हैं। कितने मिनट की ये जो समय होता है हॉकी के खेल में 60 मिनट होता है, मतलब 1 घंटा कह सकते हैं। और यहाँ पे बात करेंगे जो 15-15 मिनट के लिए यहाँ पे 4 क्वार्टर के रूप में मैच ये जो है खेली जाती है। मतलब 15 चौके 60, मतलब 15-15 मिनट के अंतराल पर ये 4 क्वार्टर में डिवाइड करके ये हॉकी के खेल को खेला जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो आप लोग फटाफट एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न सेकेंड पे। यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न है कि बास्केटबॉल में एक शॉट में, ध्यान रखिएगा, बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जा सकते हैं? कितने अंक स्कोर किए जा सकते हैं? तो एक शॉट में 4 अंक स्कोर किए जा सकते हैं। बास्केटबॉल की बात कर रहा है। बास्केटबॉल में एक शॉट में 4 अंक स्कोर किए जा सकते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग बास्केटबॉल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बास्केटबॉल जो है एक प्रकार की एक टीम खेल है जिसमें एक समय पर एक टीम के 5 खिलाड़ी कोर्ट में मौजूद होते हैं। मतलब 5 खिलाड़ी जो होते हैं एक कोर्ट में मौजूद होते हैं। क्लियर हो गया। इसमें विरोधी टीम के खिलाफ एक 10 फीट ऊंचे घेरे में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित किया जाता है। तो आप लोग बास्केटबॉल को आप लोग टेलीविज़न पर देखे होंगे कि किस तरह से खेला जाता है। तो वही बात की यहाँ पे जो प्रेरणा है, प्रेक्षण है किया जा रहा है। इसमें एक शॉट में अधिकतम 4 अंक अर्जित किए जा सकते हैं। अगर हम लोग बॉल कर लेकर जो घेरा एक बनाया रहता है और गेंद को हम लोग ले जाकर उसमें अर्जित कर देते हैं तो हम लोग को 4 अंक प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न थर्ड पे। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है कि फार्मूला 1 213 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया था? बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि फार्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही करेंगे, बुध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये सही हो रहा है। बुध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में जो फार्मूला 1 2013 है इसको आयोजित किया गया था। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि फार्मूला 2013 क्या होता है। तो जो फार्मूला 1 2013 है यह इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में आयोजित की गई थी। तो कहाँ पे, तो किस राज्य में, ये भी प्रश्न आ सकता है कि जो फार्मूला 1 2013 है ये भारत के किस राज्य में आयोजित की गई थी। तो आप लोग को फट से उत्तर बताना होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन से जिले में, तो गौतम बुद्ध नगर जिले में ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध अवस्थित है सर्किट, इसको आयोजित की गई थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो 4 प्रश्न है तो देख सकते हैं आप लोग सारे चैप्टर के से लेकर हम यहाँ पे प्रश्नों को सेव किए हैं, आप लोग के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। सारे प्रश्न हैं यहाँ पे जो 4 प्रश्न है कि पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है सर्वप्रथम इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। बहुत सुंदर सा प्रश्न, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। पारितंत्र, जो पारितंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों एक ही चीज होता है। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब क्या होता है, जो हम लोग के चारों ओर के जो क्षेत्र होते हैं उसको पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये जो शब्द है, इस शब्द को देने वाले उस वैज्ञानिक का क्या नाम है, तो उस वैज्ञानिक का नाम आर्थर टैंसले है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों, आर्थर टैंसले है। याद रखिएगा, उस वैज्ञानिक का क्या नाम होगा, आर्थर टैंसले है। ओके, क्लियर है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पारिस्थितिकी जो है ये जीवों के पारस्परिक और वातावरण के साथ संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हमारे आसपास जो पड़ोस होंगे, जो हमारे इन्वायरमेंट होंगे, उसके अंदर जो भी जीव जंतु सारे चीज़ रहते हैं, तो उन सभी को संबंध को अध्ययन करता है, बताता है, वही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। क्लियर। इसमें जीवों और पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के मध्य संबंध पर अधिक बल दिया जाता है। इसके जनक जो माने जाते हैं अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक तरह से और प्रश्न आ सकता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके जनक का क्या नाम है, इसके जनक किसको माना जाता है। तो हमबोल्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा, किसको जाना जाता है, हमबोल्ट को जाना जाता है। और ये जो शब्द है, ये वर्ड है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आर्थर टैंसले ने किया था। इसका सर्वप्रथम किसने किया था, तो आर्थर टैंसले ने किया था। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जनक का भी नाम याद रखना होगा, और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे, इनका भी नाम याद रखना होगा, टैंसले का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े प्रश्न। यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न, यहाँ पे जो 5 प्रश्न है ब्लैंक्स दिया गया है पहले। इसमें सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं। ठीक है, किसमें सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जलवाष्प, रेत इत्यादि। ये सारे चीज निर्जीव घटक शामिल होते हैं। मतलब किस में शामिल होते हैं, तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। अजैविक वातावरण क्या है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे अजैविक वातावरण में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं। ठीक है, अजैविक वातावरण में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं। अब रही बात कि अजैविक वातावरण होता क्या है, तो देखिए अजैविक जो कारक या वातावरण है ये भौतिक स्थितियों में जैसे तापमान, टेम्परेचर, आर्द्रता, लवणता, धूप, जल आदि जैसे निर्जीव घटकों को इंगित करता है अजैविक कारक। क्लियर हो गया। अगर बात करेंगे जैविक कारक के बारे में दोस्तों, तो जो जैविक कारक है या वातावरण है ये जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद सभी जीवित प्राणियों को संदर्भित करता है। जैविक कारक याद रखना होगा, जीवित प्राणियों को संदर्भित करता है, जीवित प्राणियों को इंगित करता है। और जो अजैविक कारक होते हैं वह क्या करते हैं, निर्जीव घटकों को इंगित करते हैं। समझ में आ गया। तो याद रखना होगा दोस्तों, जो पारितंत्र के 2 आकार होते हैं, 2 घटक होते हैं। एक घटक जैविक होते हैं और दूसरा घटक अजैविक होते हैं। याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न जो 6 प्रश्न है।
देखिए जो 6 प्रश्न है यहाँ पे कि सल्फर, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 16 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 16 होगा। अब रही बात सल्फर, सल्फर के बारे में आप लोग को समझाते हैं, बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाएंगे, कहाँ इसका उपयोग होता है, सारी चीज़ सल्फर के बारे में देखिए। गंधक या सल्फर दोनों एक ही चीज़ है। सल्फर को गंधक से भी के नाम से भी जाना जाता है, गंधक कहिए या सल्फर कहिए। ये जो है एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक S होता है, परमाणु क्रमांक 16 होता है। क्लियर है। ये जो है एक प्रकार का अधातु तत्व है, मतलब सल्फर जो है अधातु है। सल्फर क्या है, अधातु है। क्लियर हो गया। ये जो है हल्के पीले रंग का विद्युत का कुचालक और गंध रहित ठोस पदार्थ होता है। जो सल्फर है ये हल्के पीले रंग का होता है। ये भी प्रश्न आता है, कोई भी पूछ सकता है कि भैया या आप स्टूडेंट छात्र हैं, आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो सल्फर का रंग कैसा होता है, तो फट से आप बताइएगा सर बताए थे हल्के पीले रंग का सल्फर होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, गंध रहित ठोस पदार्थ होता है, ये जो है एक प्रकार का अधातु तत्व है, परमाणु क्रमांक 16 होता है, प्रतीक कितना होता है दोस्तों, तो S होता है। समझ में आ गया। ये जो है सल्फर, ये स्वर्ण या प्लेटिनम को छोड़कर शेष तत्वों में संयोग करके अनेक यौगिक का निर्माण करता है। तो ये भी प्रश्न है आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, या बना सकते हैं या बन सकता है। वह सल्फर जो है कौन कौन से तत्वों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों से संयोग करता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना होगा स्वर्ण और प्लेटिनम, स्वर्ण और प्लेटिनम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न, जो 7 प्रश्न है। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है कृत्रिम। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए को सही करेंगे, बगीचा। क्या बगीचा हम लोग अपने से लगाते हैं, जो बहुत एक बड़ा सा फील्ड हो गया, उस फील्ड में हमने बहुत से सारे पौधे लगा दिए, अनेक प्रकार के पौधे लगा दिए, अनेक प्रकार के फल लगा दिए, तो वह क्या हो गया, एक बगीचा बन गया। तो ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तालाब तो इस तरह हो जाता है, झील और जंगल ये अपने आप है, ये प्राकृतिक देन है। क्लियर, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए, समझ लीजिए। अब यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का डिफिनीशन भी आ सकता है, पूछ सकता है। जब मानव अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहले से ही विद्यमान पारिस्थितिकी तंत्र को संशोधित करता है या अपने स्वयं के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। समझ गया। उदाहरण की बात करेंगे तो उद्यान मतलब बगीचा, पार्क हुआ, बांध हुआ, बगीचा हो गया, और चिड़ियाघर, ये सारे जो हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, और ये जो हैं ये कृत्रिम है। समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न 8 देखिए। 8 जो यहाँ पे प्रश्न है कि किस प्रकार की महापाषाण संरचना, महापाषाण संरचना का मतलब देख सकते हैं कोष्ठ में बताए हैं, कब या स्मारक में कब के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जा सकता था। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है महापाषाण संरचना, महापाषाण संरचना। तो हम लोग यहाँ पे जो ऑप्शन बी को हम लोग इंगित करेंगे, सही करेंगे। सनगोरा वृत्त यहाँ पे स्थापित किया जाता था, जो गोलाकार आकृति थी, तो सनगोरा वृत्त में, किसमें, तो सनगोरा वृत्त में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। जो महापाषाण कालीन संस्कृति है, इसका जो तात्पर्य है उस काल से है जब मृतकों की आबादी, समझिएगा ध्यान से, मृतकों की जो आबादी है उस क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था, पत्थरों के बीच में दफनाया जाता था। ठीक है, मृतकों को। दक्षिण भारत में इस प्रकार के दफनाने की जो परंपरा है उसे लौह युग के साथ आरंभ हुआ। दक्षिण भारत में ये जो परंपरा प्रचलित थी, ये तो इस परंपरा को लौह युग के साथ आरंभ किया गया। इस महापाषाण कालीन संस्कृति की जानकारी हमें इनकी कब्रों से मिलती है। ये जो इनकी जानकारी जो है महापाषाण कालीन संस्कृति की, ये कहाँ से हमको जानकारी मिली है, तो कब्रों से मिली है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि महापाषाण कालीन संस्कृति की जानकारी निम्नलिखित में से कहाँ से मिलती है, तो कब्रों से मिलती है। समझ में आ गया।
ये जो कब्र होते हैं दोस्तों, ये वृत्ताकार होते हैं या चौकोर होते हैं, जिसे सनगोरा वृत्त कहते हैं। ये जो कब्र बनाए होते हैं उस समय महापाषाण कालीन के, ये वृत्ताकार होते हैं और चौकोरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, इन कब्रों में मृतकों की आवश्यकताओं की जो सामग्री है उनके साथ दफनाया जाता है। जब कोई व्यक्ति मर गया तो उस मृतक की जितनी भी आवश्यक सामग्री है उसके अंदर ही दफनाया जाता था। समझ में आ गया? कब दफनाया जाता था, किस कालीन की बात कर रहा है दोस्तों? तो महापाषाण कालीन की। क्लियर है? तो आप लोग लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। देखते हैं प्रश्न हम लोग 9। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान से देखिए, जो धातुएं हैं ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, ये बिल्कुल गलती है। क्षारीय ऑक्साइड नहीं, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। क्लियर है? धातुएं। यहाँ पे जो बी ऑप्शन कर रहे हैं कि अधातु जो होते हैं आघत वर्ध्य होते हैं। अधातु जो होते हैं आघत वर्ध्य होते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों। बी ऑप्शन ये सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा गया है। ये तो देखिए ये सही है, ये जो बातें जो बोला गया है दोस्तों ये सही बोला गया है कि धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे गलत पूछा है कि गलत कौन से है? तो धातुएं आघात वर्धनीय होती है? नहीं होती है, आघात वर्धनीय धातु नहीं होती है। ये क्षारीय ऑक्साइड ही बनाती है दोस्तों। हम अम्लीय बोले हैं लेकिन क्षारीय ही बनाती है। अधातुएं कई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, धातुओं की आयनन तापीय धारिता एंथैल्पी कम होती है। ये सारी चीज़ सही है, लेकिन गलत किया है, बी ऑप्शन गलत हो रहा है। समझ में गए? समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, आघात वर्धनीयता का गुण धातुओं में पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का गुण धातुओं में पाया जाता है, न कि अधातुओं में। ठीक है, धातुओं को पीटकर पतले और लंबे शीट के आकार का किया जा सकता है। जैसे सोना, चांदी सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु है। पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन कौन सी है? तो सोना और चांदी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो 10 प्रश्न है कि इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी के पर स्थित है? इनाम गांव। तो इनाम गांव जो है घोड़ नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? तो घोड़ नदी के तट पर स्थित है इनाम गांव। अब थोड़ा सा घोड़ नदी के बारे में देखिए। इनाम गांव कहाँ पे है, किस राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में है। ये जो है एक प्रकार का पाषाणिक पुरातात्विक स्थल है इनाम गांव, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भीम नदी की सहायक जो नदी है गोंड नदी, इसी के किनारे इनाम गांव स्थित है। ध्यान में रखना होगा। भीमा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो घोड़ नदी है। घोड़ नदी कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। क्लियर है? यहाँ गेहूँ, जौ, दलहन, बाजरा और तिल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कहाँ पे दोस्तों? तो इनाम गांव में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न। जो 11 यहाँ पे प्रश्न है कि महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग किस वर्ष पहले शुरू हुई थी? महापाषाण जो है इनको खड़ा करने की जो प्रथा है किस वर्ष शुरू हुई थी? तो शुरू हुई थी 3000 वर्ष पहले। कब दोस्तों? तो 3000 वर्ष पहले। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। इस काल को मेगालिथिक काल कहा जाता है। जो महापाषाण है इस काल को जो खड़ा किया गया था 3000 वर्ष पहले, तो इस काल को मेगालिथिक काल कहा जाता है। और इसकी जो संस्कृति को प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास का आधारात्मक चरण भी माना जाता है। जो महापाषाण की काल की जो संस्कृति है इसको प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास का आधारात्मक चरण भी माना जाता है। क्लियर? महापाषाणी कब्रों में कई तरह के जो मृद भांडों, विशेषकर कह सकते हैं काले एवं लाल मृद भांड की शुरुआत हुई थी। जो महापाषाणी कब्र हैं इसमें मृद भांडों और कह सकते हैं लाल और काले मृद भांडों की शुरुआत हुई है महापाषाणी काल में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 12 प्रश्न है, 12 प्रश्न है यहाँ पे कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग लगाता है। कितने दिनों में चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है? तो यहाँ पे 27 दिन हम लोग सही करेंगे। कितने दिनों में? 27 दिन में। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, बहुत कुछ आप लोग को समझाएंगे इसके बारे में। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर जो है लगभग 27 दिन में, वास्तविक रूप से बात करेंगे तो 27 दिन 8 घंटा में लगाता है। कितना? तो 27 दिन 8 घंटा में। सारे चीज़ ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है,
जो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चंद्रमा पृथ्वी से। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, वहाँ की जो प्लायन वेग बहुत कम होती है। चंद्रमा पर जो प्लायन वेग होता है बहुत कम होता है, इसी के वजह से वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इसलिए वहाँ पे कोई भी गैस जो है नहीं है, वहाँ पे कोई भी गैस वहाँ से पलायित हो जाती है। चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमा गति समान होती है। ध्यान रखना होगा, पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की जो उपग्रह की जो घूर्णन और परिक्रमा गति समान होती है, तो आप लोग चंद्रमा याद कीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगाता है या 8 घंटे लगता है। ठीक है, ये दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर है। ये सारी चीज़ ध्यान रखिएगा। 13 प्रश्न है कि नीता अपने मित्र के समक्ष हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन करती है। नीता जो है अपने मित्रों से बातचीत कर रही है और सौरमंडल के बारे में कह रही है कि सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। इसी विषय के बारे में यहाँ से ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन कौन सा है, तो बुध हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब ध्यान से देखिएगा, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। समझ में आ गया। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह हैं। विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहना है कि जो सौरमंडल भी परिभाषा आपसे पूछ सकता है कि जो सूर्य के चक्कर लगाने वाले जो विभिन्न प्रकार के उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का पिंड है, आकाशीय जो पिंड है, इन सारे चीज को मिलाकर ही सौरमंडल का निर्माण होता है। समझ में आ गया। बुध जो है दोस्तों सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। बुध जो है सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगाता है। 88 दिन में ही यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है। वरुण जो है सबसे दूर स्थित ग्रह है। वरुण जो है यह सबसे दूर स्थित ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर स्थित है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो 14 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। सुंदर सा प्रश्न है, तो टाइटन याद रखिएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे शनि ग्रह का पूछा गया है ना। शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है तो एटलस हो जाएगा, टाइटन नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, टाइटन याद कीजिएगा। कौन सा है दोस्तों, तो एटलस हो जाएगा। ठीक है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा एटलस है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। शनि ग्रह जो है आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता यह है कि ये इसके तल के चारों ओर वलय पाया जाता है और इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 7 होती है। ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो बृहस्पति का है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा जो है एटलस है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा एटलस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो 15 प्रश्न है। अच्छा सा प्रश्न आप लोग के सामने है 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है यहाँ पे? तो गलत के बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को वाल्ट कैश भी मुद्रा आपूर्ति का एक हिस्सा है। वाल्ट कैश बिल्कुल गलत है बात है। वाल्ट कैश जो है ये मुद्रा आपूर्ति की एक हिस्सा नहीं है, ये गलत हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे पकड़ में आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए हो रहा है ये राइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न हम लोग 16 प्रश्न। 16 यहाँ पे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? तो भारतीय जीवन बीमा निगम। किसको? तो भारतीय जीवन बीमा निगम। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है 1 सितंबर 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के समस्त मौजूदा जीवन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था। तो ये प्रश्न आप लोग ध्यान में रखिएगा।
जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। मुख्यालय मुंबई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। इसे बाजार में लगातार नवीन लाभदायक नीतियों के लाने के लिए जाना जाता है। किसको? भारतीय जीवन बीमा निगम को। सामान्य तौर पर इसे हम LIC पॉलिसी के बीमा बाजार में बेंचमार्क के रूप में जानते हैं। LIC पॉलिसी आप लोग जानते ही होंगे, या बेंचमार्क कहीं भी आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग समझिएगा भारतीय जीवन बीमा निगम। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न हम लोग 17 यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम जो है 2003 में F का क्या अर्थ है? 2003 में F का क्या अर्थ है? भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा राजकोषीय हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? राजकोषीय। C ऑप्शन राइट यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लिए। जो भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM के जो अधिनियम है, ये 2003 में FRBM के पूर्ण रूप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिखा सकते हैं, देख लीजिए। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये जो है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न है। ये अधिनियम जो है सरकार के लिए उद्योग में वित्तीय अनुशासन स्थापित करने और सार्वजनिक धन प्रबंध सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। कौन सा? तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न जो 18 है। 18 प्रश्न है कि दो बिंदुओं आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है? तो वह नियम जो है कूलॉम का नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है? तो कूलॉम का नियम लागू होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे हम हाईलाइट करना भूल गए हैं। कूलॉम का जो नियम है ये दो आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पर लागू होता है। कूलॉम का नियम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल और अनुक्रमणपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होती है। तो ये कूलॉम का नियम कहता है। ठीक है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 19 प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो जो तार की कुंडली कहलाती है वह एलिमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? एलिमेंट कहलाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा सीधे ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है उसे विद्युत तापमान कहते हैं। समझ में आ गया? कमरे का जो ताप होता है, खाना बनाना, पानी गर्म करना और अनेक जो औद्योगिक प्रक्रम होते हैं, ये सारे जो होते हैं विद्युत तापमान द्वारा किए जाते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक जो रूम हीटर हैं, ये आदि में प्रयुक्त तार की कुंडली को एलिमेंट कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर होते हैं उसमें किस की कुंडली का प्रयोग किया जाता है? तो एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। और जो नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है, किसकी बनी होती है? जो नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है, 80% निकेल होता है और 20% इसके अंदर क्रोमियम मौजूद होता है। क्लियर? आगे चलते हम लोग प्रश्न जो 20 प्रश्न है। 20 प्रश्न कर है कि ऊष्मागतिकी के अनुसार प्रणाली इसके परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं कर सकती है। किसके अंतर्गत? तो जो पृथक और विलगित है इसके अंतर्गत जो है ये ऊर्जा और द्रव्यमान को आदान प्रदान नहीं कर सकती है। तो आज आप सभी साथियों के लिए 20 प्रश्न कराएं, सारे प्रश्नों को समझाएं। तो कैसा लगा आज की वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सकेगा आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।